ज्ञान आईएएस के इस एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह भारद्वाज। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के 150 सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। जी हाँ, ये 150 ऐसे प्रश्न हैं जिसको इग्नोर करके आप परीक्षा हॉल में नहीं जा सकते, और यदि आप इसे सॉल्व करने में परेशानी महसूस करते हैं तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक पर ध्यान देना होगा। इस एपिसोड में बता दूं आप सभी को कि 50 क्वेश्चंस का ही हम लोग हल करेंगे, और आगे के 2 एपिसोड में हम लोग धीरे धीरे 150 क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। तो देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई है? विकल्प ए महात्मा गांधी, बी ए.ओ. ह्यूम्स, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी बाल गंगाधर तिलक। इस सवाल का जवाब हो जाएगा बी ए.ओ. ह्यूम्स। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी वो ए.ओ. ह्यूम्स के पहल पर की गई थी। और हमने पीछे कवर भी किया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन बने थे, तो महासचिव भी बने थे ए.ओ. ह्यूम्स। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था? विकल्प ए 28 दिसंबर 1885 को बंबई में, बी 28 दिसंबर 1885 को लखनऊ में, सी 25 दिसंबर 1885 को सूरत में और डी 25 दिसंबर 1885 को दिल्ली में। इस तरह इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए 28 दिसंबर 1885 को बंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। और आप सभी को पता है कि होने वाला पहले कहाँ था? पहले होने वाला था पुणे में, जो कि हैजा फैल जाने के कारण इसका स्थान बदलकर बंबई कर दिया गया था। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए 28 दिसंबर 1885 को बंबई में। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? विकल्प है हमारा ए दादा भाई नौरोजी, बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी वी राघवाचार्य और डी फिरोज शाह मेहता। इस सवाल का जवाब हो जाएगा बी व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी। इन्हीं को WC बनर्जी भी कहा जाता है। कब हुई थी अध्यक्षता, इन्होंने कब करी थी? 1885 में 28 दिसंबर को जो पहला अधिवेशन हुआ था बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? हमारा विकल्प है ए बाल गंगाधर तिलक, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी दयानंद सरस्वती और डी स्वामी विवेकानंद। इस सवाल का क्या जवाब हो जाएगा? सी स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई है? विकल्प है हमारा ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी थियोसॉफिकल सोसाइटी और डी पूना सार्वजनिक सभा। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना इन सभी ऑप्शनों में से की गई है। हमने ऊपर ही देखा आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया है? इंपॉर्टेंट है। विकल्प है हमारा ए लॉर्ड लीटन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड क्लाइव और डी लॉर्ड वेबल। इस सवाल का क्या जवाब हो जाएगा? विकल्प ए लॉर्ड लीटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में स्थापित किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन। दोनों चीज़ें याद रखेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है? हमारा विकल्प ए फिरोज शाह मेहता, बी बदरुद्दीन तैयब जी, सी महादेव गोविंद रनाडे और डी महात्मा गांधी। इस तरह इस सवाल का क्या जवाब हो जाएगा? विकल्प सी महादेव गोविंद रनाडे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे द्वारा की गई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हमारा अगला सवाल है यंग इंडिया के लेखक कौन है? विकल्प ए बाल गंगाधर तिलक, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाला लाजपत राय और डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी लाला लाजपत राय। यंग इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। दोस्तों, संक्षिप्त चर्चा भी हम यहाँ करना मुनासिब नहीं समझेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि 67वीं पीटी का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक है, और यदि हम चारों ऑप्शन को डिटेल करने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए हम लोग संक्षिप्त चर्चा के साथ, है ना, इम्पॉर्टेंट है, और जो चर्चा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी उसे ही केवल देखेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? विकल्प ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड लीटन और डी लॉर्ड कर्जन। इस तरह इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट विल विधेयक लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। और यहाँ आपने ऊपर भी देखा था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने ही। स्थानीय प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को ही। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? हमारा विकल्प है ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी लाला लाजपत राय, सी सुभाष चंद्र बोस और डी बाल गंगाधर तिलक। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी लाला लाजपत राय। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा की गई है। अगला सवाल देख लेते हैं।
हमारा अगला सवाल है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? इंपॉर्टेंट सवाल है। विकल्प ए ओ ह्यूम्स, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी और डी फिरोज शाह मेहता। इस तरह इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी दादा भाई नौरोजी। द ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी के द्वारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? विकल्प ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी दादा भाई नौरोजी, सी एनी बेसेंट और डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इस सवाल का जवाब हो जाएगा बी ए गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय के कारण क्या था? भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? विकल्प ए उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, बी धार्मिक पुनरुत्थान वाद और सांस्कृतिक नवजागरण, सी उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार और डी उपरयुक्त सभी कारण। इस सवाल का जवाब हो जाएगा ये चारों ऑप्शन कारण में शामिल थे, यानी उपरयुक्त सभी कारण। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण था उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण, और तीसरा उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। ये तीनों ही कारण भारत में राष्ट्रीयता को उग्र राष्ट्रीयता में बदलने का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? विकल्प ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड वेवल और डी लॉर्ड लीटन। इस तरह इस सवाल का जवाब हो जाएगा बी लॉर्ड कर्जन द्वारा। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। और आप लोग डेट कमेंट करेंगे कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी और बंगाल विभाजन को लागू कब किया गया था। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? हमारा विकल्प ए बहिष्कार, बी स्वदेशी, सी राष्ट्रीय शिक्षा और डी ये सभी साधन। तो हमारा जो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प डी ये सभी साधन। उग्र राष्ट्रवादियों का साधन था बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। ये तीनों ही उग्र राष्ट्रवादियों का एक साधन था जिसे उन्होंने इम्प्लीमेंट करने पर जोर दिया था। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? हमारा विकल्प है ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी विपिन चंद्र पाल और डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए बाल गंगाधर तिलक। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हमारा अगला सवाल है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? विकल्प ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी फिरोज शाह मेहता, सी बाल गंगाधर तिलक और डी लाला लाजपत राय। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पर कभी कभी आपको स्वतंत्रता ना लिख करके यहाँ लिखा हुआ रहेगा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये भी कथन इन्हीं का है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक का एक प्रसिद्ध कथन है। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? विकल्प ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी बिपिन चंद्र पाल और डी भगत सिंह। इस सवाल का जवाब हो जाएगा बी लाला लाजपत राय। यह कथन लाला लाजपत राय का है कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। आप सभी को पता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध करने के दौरान सर पर लगी लाठी की चोट से हो गया था। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? विकल्प ए लाला हरदयाल, बी भाई परमानंद, सी चंपकरमन पिल्लई और डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए लाला हरदयाल के द्वारा। लाला हरदयाल जी के द्वारा अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, कांग्रेस के उदारवादी एवं उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? विकल्प ए बंबई अधिवेशन, बी सूरत अधिवेशन, डी पूना अधिवेशन और सी कलकत्ता अधिवेशन। इस सवाल का जवाब हो जाएगा बी सूरत अधिवेशन। आप सभी को पता है 1907 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वार्षिक, वो सूरत में हुआ था और इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस में गरम दल और नरम दल में विरोध ज़्यादा होने के कारण से फूट पड़ गई थी और कांग्रेस का विभाजन हो गया था दो गुट में, गरम दल और नरम दल। इसीलिए इस अधिवेशन को सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? बी सूरत अधिवेशन। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? विकल्प ए सरदार भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी चंद्रशेखर आजाद और डी यशपाल। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए सरदार भगत सिंह। आपको पता है कि अप्रैल 1920 में दिल्ली की जो केंद्रीय असेंबली थी उसमें बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेताओं में भगत सिंह का नाम और भगत सिंह शामिल थे। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, क्रांतिकारी आंदोलन के तत्कालिक असफलता का कारण क्या था? विकल्प ए केंद्रीय संगठन का अभाव,
बी ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, सी उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव और डी उपरयुक्त सभी कारण। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प डी उपरयुक्त सभी कारण। क्रांतिकारी आंदोलन जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक अहम हिस्सा था कि असफलता का जो तत्कालिक कारण है वो है केंद्रीय संगठन का अभाव, बिल्कुल निश्चित रूप से। बी ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, ये भी सही है। और उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव, ये भी सही है, क्योंकि उच्च मध्यम वर्ग सहानुभूति के साथ के क्रांतिकारी आंदोलनों का साथ नहीं दे रहे थे, तो अभाव था। इसलिए ये तीनों ऑप्शन क्रांतिकारी आंदोलन के तत्कालिक असफलता का मुख्य कारण था। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, कांग्रेस के उदारवादी एवं उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब एवं किस अधिवेशन में हुआ? विकल्प ए 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, बी 1907 के सूरत अधिवेशन में, सी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में और डी 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। आपको पता है कि 1907 में सूरत फूट में कांग्रेस दो दलों में बट गया था, गरम दल और नरम दल, यानी गरम दल वाले उग्रवादी और नरम दल वाले उदारवादी। सवाल पूछा गया कि कांग्रेस के उदारवादी एवं उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब हुआ? तो 1916 का जो लखनऊ पैक्ट था कांग्रेस का, इस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल फिर वापस कांग्रेस में एक मिल गए थे, एक हो गए थे, है ना। अगला सवाल देख लेते हैं। लखनऊ समझौता, कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? लखनऊ पैक्ट दो कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो कांग्रेस में गरम दल और नरम दल का मेल मिलाप हो गया, और दूसरा कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थे इन दोनों में भी समझौता हुआ था इसी 1916 के लखनऊ पैक्ट में। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी 1916 में। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? इस सवाल का जवाब आप कमेंट जरूर करेंगे कि लखनऊ समझौता यानी लखनऊ में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? प्लीज कमेंट जरूर करें। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? विकल्प ए लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल द्वारा, बी श्रीमती एनी बेसेंट एवं लोकमान्य तिलक द्वारा, सी गोपाल कृष्ण गोखले व सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का क्या जवाब हो जाएगा? बी श्रीमती एनी बेसेंट एवं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। आप सभी को पता है कि होम रूल आंदोलन जिसकी शुरुआत 1916 के वर्ष में हुई थी, इसी होम रूल आंदोलन में दोनों नेताओं अपने अपने नेतृत्व कर रहे थे। श्रीमती एनी बेसेंट भी होम रूल आंदोलन चला रही थी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी होम रूल आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। अगला सवाल है हमारा, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? विकल्प ए कुटीर उद्योगों को समाप्त करना, बी विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त करना, सी इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी और डी उपरयुक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। रॉलेट एक्ट को ही काला कानून, बिना वकील बिना दलील वाला कानून भी कहा जाता था। अगला सवाल देख लेते हैं, और इस सवाल में आपको कमेंट करना है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, है ना, इस भी बताना है। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? विकल्प ए 13 अप्रैल 1919, बी 18 मार्च 1919, सी 15 मई 1920 और डी 24 नवंबर 1919। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखेंगे डेट के साथ। अगला सवाल देख ले। अगला सवाल है हमारा, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? विकल्प ए लाहौर षड्यंत्र केस की जांच के लिए, बी काकोरी षड्यंत्र केस की जांच के लिए, सी जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए और डी उपरयुक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब जो हो जाएगा विकल्प सी जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। आपको पता है कि हंटर कमेटी की जो नियुक्ति हुई थी वो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हुई थी, और जब ये कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। अगला सवाल देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? विकल्प ए सरकारी अदालतों का बहिष्कार, बी विदेशी माल का बहिष्कार, सी सरकारी वैतनिक एवं अवैतनिक पदों पर उपाधियों का त्याग और डी उपरयुक्त सभी कार्यक्रम। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा डी उपरयुक्त सभी कार्यक्रम। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, इस आंदोलन में जो कार्यक्रम शामिल थे उनमें से ये सभी कार्यक्रम शामिल थे। सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना असहयोग आंदोलन का एक मुख्य हिस्सा था, विदेशी माल का बहिष्कार करना ये भी असहयोग आंदोलन का एक हिस्सा था, और सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों पर उपाधियों का त्याग करना असहयोग आंदोलन का एक हिस्सा था। असहयोग का मतलब ही हो गया कि हमें सहयोग नहीं करना है, चाहे वो ब्रिटिश न्यायालय हो, ब्रिटिश शैक्षणिक केंद्र हो या कोई भी तरह का ब्रिटिश प्रशासनिक तंत्र हो, हमें उसका बहिष्कार करना है, हमें उसका सहयोग नहीं करना है। असहयोग आंदोलन कब चला था? 1920 में। आपको बताना है कमेंट करके असहयोग आंदोलन को वापस गांधी जी ने किस तारीख को ले लिया था। अगला सवाल देख लेते हैं
हमारा अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? विकल्प ए, विदेशी वस्त्रों की होली जलाने की घटना के कारण, बी, प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार की घटना के कारण, सी, अदालतों के बहिष्कार की घटना के कारण, और डी, चोरा चोरी कांड के कारण। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प डी, चोरा चोरी कांड के कारण। आपको पता है महात्मा गांधी जो कि अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा में उनकी मान्यता थी, और हिंसा होने के कारण चोरा चोरी कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को, इसके कारण से उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। हमारा अगला सवाल है, 1 जनवरी 1927 को स्वराज्य दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? विकल्प ए, देशबंधु चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा, बी, लाला लाजपत राय व लोकमान्य तिलक द्वारा, सी, श्रीमती एनी बेसेंट एवं लोकमान्य तिलक द्वारा, और डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए, देशबंधु चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा। आप सभी को पता है कि 1 जनवरी 1927 को स्वराज्य दल का गठन मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था। कारण क्या था? कारण था गांधी जी जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे, उनके बाद विधानसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट करने पर लेकर के 2 गुटों में बहस हो गई थी, जिसके कारण से उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर स्वराज दल का गठन किया था। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? विकल्प ए, बजट को रद्द करना, बी, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना, सी, समस्त प्रभावशाली स्थानों यानी पदों पर अधिकार करना, और डी, उपर्युक्त सभी कारण। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी कारण। स्वराज दल के गठन के पीछे जो कारण था और जो कार्यक्रम इस दल के गठन होने में शामिल था, वो सभी कारण यहाँ पर मौजूद हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? इंपॉर्टेंट है। विकल्प देख लेते हैं, फरवरी 1928 में, बी, मार्च 1928 में, सी, फरवरी 1929 में, और डी, मार्च 1929 में। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए, फरवरी 1928 में। साइमन कमीशन भारत फरवरी 1928 में पहुंचा था। साइमन कमीशन का विरोध किया गया था क्योंकि इसमें जो 7 सदस्य शामिल थे, उनमें से एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल ही यही है कि 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? विकल्प ए, 1, बी, 2, सी, 3, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, विकल्प डी। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन जिसका आगमन भारत में फरवरी 1928 में हुआ था, इसमें 7 सदस्य शामिल थे, जिसमें से एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, है ना, इसलिए इसका विरोध भी हुआ था जोरों से भारत में। अगला सवाल है, साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी? विकल्प ए, द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, बी, बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना, सी, संघ शासन की स्थापना, और डी, उपर्युक्त सभी सिफारिशें। इस सवाल का जवाब हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी सिफारिशें। साइमन कमीशन द्वारा जो सिफारिशें की गई थी उनमें ये तीनों शामिल हैं, द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, ये साइमन कमीशन द्वारा की गई सिफारिशों में शामिल था। विकल्प बी जो है बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना, ये भी शामिल था, और संघ शासन की स्थापना विकल्प सी, ये भी शामिल था। ये तीनों शामिल था। और इसी के उपरांत आपको पता है कि जब गोलमेज सम्मेलन 30, 31, 32 यानी 1930, 1931 और 1932 में हुआ था, इसके पश्चात प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कर दी। अगला सवाल है हमारा, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है? विकल्प ए, सर शिवास्वामी अय्यर, बी, सर सफात अहमद खां, सी, मिस्टर एंड्रयूज, डी, पी.ई. रॉबर्ट्स। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए, सर शिवास्वामी अय्यर। यह जो रिपोर्ट है यह कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। यह जो कथन है यह सर शिवास्वामी अय्यर जी का है। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया था? विकल्प ए, भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाए, बी, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, सी, केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाए, डी, उपर्युक्त सभी सुझाव उन्होंने दिए थे। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प डी, उपर्युक्त सभी सुझाव नेहरू रिपोर्ट में दिए गए थे। ये जो तीनों दिख रहा है ऑप्शन ए, बी, सी, ये नेहरू रिपोर्ट के प्रमुख रूप में सुझाव देने वाले ऑप्शन हैं। ऑप्शन में क्या है? भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाए, बिल्कुल नेहरू रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई थी। अगला है प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, नेहरू रिपोर्ट में ये भी प्रमुख रूप से शामिल था। और तीसरा, केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाए, ये भी शामिल था। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? विकल्प ए, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, बी, दिसंबर 1928 को कलकत्ता अधिवेशन में, सी, 1922 के गया अधिवेशन में, और डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के अधिवेशन में। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वहां पारित हुआ था। और इसी के उपरांत 1930 से भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा था भारत में, है ना। अगला सवाल देख लेते हैं। महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? डेट से प्रश्न पूछे गए हैं। विकल्प ए,
6 मार्च 1930, बी 6 अप्रैल 1930, सी 6 मार्च 1931 और डी 6 मार्च 1932। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा बी 6 अप्रैल 1930। महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किस तिथि को किया गया था? 6 अप्रैल 1930 को। आप सभी को बता दें कि 12 मार्च 1930 में उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी प्रस्थान करने के लिए निकल गए थे वो, और 6 अप्रैल को वहां पहुंचकर उन्होंने दांडी में समुद्र बना करके उन्होंने कानून का उल्लंघन किया था, नमक कानून का, है ना। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया? विकल्प ए, गांव गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए। बी, बहनों को शराब, अफीम एवं विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए। सी, हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए। और डी, उपरयुक्त सभी कार्यक्रम। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प डी, उपरयुक्त जो सभी कारण है वो शामिल थे गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कार्यक्रम में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया? विकल्प ए, 12 नवंबर 1929, बी 12 नवंबर 1930, सी 12 नवंबर 1931 और डी 12 नवंबर 1932। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी, 12 नवंबर 1930 को लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा 3 गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। यानी 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें से पहला सम्मेलन जो हुआ था गोलमेज वो 30 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। तो ये पहले के बारे में पूछा गया, डेट के साथ याद रखेंगे, 12 नवंबर 1930 को उद्घाटन किया गया था। अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? विकल्प ए, 5 मार्च 1931, बी 5 मार्च 1932, सी 5 अप्रैल 1931 और डी 5 अप्रैल 1932। सीधा सा सवाल है और इसका सीधा सा ही जवाब होगा विकल्प ए, 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता हुआ था, इसीलिए पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? विकल्प ए, जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी महात्मा गांधी और डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी, और इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछे गए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसका आयोजन 1931 में हुआ था, इसमें कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी एकमात्र प्रतिनिधित्व कर रहे थे कांग्रेस का। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, मैकडॉनल्ड अवार्ड के किस प्रावधान में गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा था? मैकडॉनल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा था? विकल्प ए, चाय व बागान संघों का विशेष प्रतिनिधित्व, सी स्त्रियों के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था, सी दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था और डी आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था। मैकडॉनल्ड अवार्ड के जो ये प्रावधान थे कि दलित वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था होगी, इससे गांधी जी बहुत नाराज थे, क्योंकि ये हिंदुओं के अंदर भी बंटवारे को मंजूरी दे रहा था। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो विकल्प है 7 सितंबर 1930, बी 12 अक्टूबर 1931, सी 17 नवंबर 1932 और डी 17 दिसंबर 1933। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? सी 17 नवंबर 1932। सिंपली लोगों को 1932 तो याद ही होगा, लेकिन डेट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था। अगला सवाल देख लेते हैं, लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? लीग मतलब मुस्लिम लीग, है ना। विकल्प ए, 21 नवंबर 1939, बी 22 नवंबर 1939, सी 22 दिसंबर 1939 और डी 22 जनवरी 1940। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी, 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। अगला सवाल है हमारा, अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या थी? विकल्प ए, ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना था। बी, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया जाएगा। सी, ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति की स्थापना की जाएगी और डी उपरयुक्त सभी बातें। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प डी, उपरयुक्त सभी बातें इसमें शामिल थी। अगस्त प्रस्ताव में ये सभी बातें मुख्य बातों के रूप में शामिल थी। अगला सवाल देख लेते हैं, क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? क्रिप्स मिशन आप सभी को पता है भारत में आया था और असफल भी था, यानी इसके द्वारा जो दी गई योजनाएं थी उसे अस्वीकार कर दिया गया था, है ना। बाद में कैबिनेट मिशन की योजनाओं को अपनाया गया। तो इस विकल्प देख लेते हैं इस सवाल का, ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, बी गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, सी युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट और डी उपरयुक्त सभी कारण। इस सवाल का जवाब हो जाएगा सभी कारण इसमें शामिल थे। क्रिप्स मिशन को जो भारत भेजा गया था, इसमें ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव शामिल था, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण ये भी शामिल था, और युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट ये भी शामिल था। ये सभी कारण क्रिप्स को भारत में भेजने के लिए उत्तरदायी कारण था। अगला सवाल देख लेते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस एपिसोड का,
अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट है। विकल्प ए 8 अगस्त 1942, बी 8 सितंबर 1942, सी 8 अगस्त 1943 और डी 8 अगस्त 1944। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए 8 अगस्त 1942 को। आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 8 अगस्त को शुरुआत हुई थी। 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर चला करके ब्रिटिशर्सों द्वारा सभी बड़े नेताओं को, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उन सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन फिर भी यह जो आंदोलन था ये बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से चला था। भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो प्रस्ताव के द्वारा ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो ये डेट जरूर याद रखेंगे कि भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। और इसी प्रस्ताव में उन्होंने, गांधी जी ने, करो या मरो का नारा दिया था, जो कि अहिंसा के थोड़े नज़दीक था, हिंसा के नज़दीक था, है ना, माफ करें। इस एपिसोड का अंतिम सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? विकल्प ए क्रिप्स मिशन की असफलता एवं निराशा व व्यग्रता का वातावरण, बी बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, सी शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास, डी उपर्युक्त सभी कारण। तो इस सवाल का जवाब है विकल्प डी उपर्युक्त सभी कारण। भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों में ये सभी कारण शामिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। कहाँ से? बम्बई के गोकुलदास तेज ग्वालियर टैंक मैदान में, है ना, माफ करें। तो इस तरह से ये एपिसोड पूरा हुआ। अगले एपिसोड में हम लोग फिर 50 क्वेश्चंस को देखेंगे और एपिसोड 3 में हम लोग फिर 50 क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग 150 प्रश्नों का ये श्रृंखला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री का, इसे समाप्त करेंगे। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। हालांकि चर्चा बहुत कम हुई है, रीज़न ये है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर आप लोगों को दिक्कत होगी, है ना। तो ये क्विक सीरीज है ताकि आपके एग्जाम में जो प्रश्न ज़्यादा संभावित हैं उसे हम लोग देखते चले जाएँ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।